अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर के सीपीयू के बारे में। ठीक है। आपको पता है मैं कोशिश करता हूँ कि कंप्यूटर का जो भी पार्ट हम पढ़ रहे हैं उसको ह्यूमन बॉडी के साथ एसोसिएट करके आपको समझाने की कोशिश करूँ। इस तरह फिर आसान हो जाता है आपके लिए समझना। तो जिस तरह हमने समझा था कि इंसान का जो ब्रेन है ना वो कंप्यूटर का सीपीयू है और उसके बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात कर ली है। अब क्या हो रहा है, अब हमने बात करनी है कंप्यूटर की मेमोरी की, कंप्यूटर की याददाश्त की। ओके जी। जिस तरह ह्यूमंस के पास एक मेमोरी है, सेम एज इट इज़ कंप्यूटर के पास भी मेमोरी है। अब देखो इंसान के पास जो मेमोरीज है ना उसकी डिफरेंट कैटेगराइजेशन है। सेम इसी तरह कंप्यूटर के पास जो मेमोरी है उसकी भी डिफरेंट कैटेगराइजेशन है। हर मेमोरी अपना अपना एक काम करती है। सेम एज इट इज़ कंप्यूटर की डिफरेंट मेमोरीज भी अपना अपना काम करती हैं। वही हायरार्की हमने समझनी है कि कंप्यूटर की मेमोरी किस तरह काम करती है। ओके जी। तो यहाँ तक तो था बिल्डअप। अब आपको अच्छे से समझना है कि कंप्यूटर की मेमोरी किस तरह काम करती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कि कंप्यूटर की मेमोरी होती कितने किस्म की है। ये बात है मेन मेमोरी की और सेकेंडरी मेमोरी की। तो कंप्यूटर की मेमोरी हो गई दो किस्म की, एक है मेन मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। अगर कंप्यूटर के पास ये दो किस्म की मेमोरी है तो इंसान के पास भी कहीं ना कहीं पे इन दो किस्म की मेमोरीज होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं ज़रा वो आपको एसोसिएट करके बताता हूँ किस तरह इंसान के पास ये दो किस्म की मेमोरीज हो सकती हैं। देखें, एक तो आपके माइंड में वो मेमोरी है जिसने करंटली वर्क करना है। ठीक है। जो अभी आप मेरी बात सुन रहे हो कंसंट्रेशन के साथ, तो आपके माइंड में जो वर्किंग हो रही है वो उस याददाश्त की हो रही है, आपके माइंड की वो वाली मेमोरी, मेरे अल्फाज आपके माइंड में इस वक्त चला रही है जिसको आप मेन मेमोरी कह सकते हो, जो करंट प्रोसेस होती हुई इंस्ट्रक्शन को स्टोर करे, वो है मेन मेमोरी। इसी तरह आपके पास एक बहुत बड़ी मेमोरी है। आपके माइंड में एक यू कैन से ओशन जितना बड़ा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है। ओके जी। आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स, एवरीथिंग, ग्रीन कलर कैसा होता है, वाइट कलर कैसा होता है, एवरीथिंग, जो भी चीज़ आपके माइंड में स्टोर है ना, वो जहाँ पे वो चीज़ स्टोर है उस स्टोरेज एरिया को आप कहते हो सेकेंडरी मेमोरी, और वो चीज़ परमानेंट स्टोर होती है आपके माइंड में। ओके। सेम एज इट इज़ कंप्यूटर के पास भी दो मेमोरीज होती हैं। एक होती है परमानेंट वाली जिसको आप कहते हो सेकेंडरी मेमोरी, और एक होती है जो उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर रही होती है जो करंटली एग्जीक्यूट होती हुई इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती हैं, उसको कंप्यूटर की ज़बान में हम कहते हैं मेन मेमोरी। ओके जी। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को ज़रा डिटेल से समझते हैं। ओके जी। सो नेक्स्ट अप वी आर हैविंग कि मेन मेमोरी बेसिकली किस तरह काम करती है। जिस तरह मैंने आपको अब अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूँ कि 2+2 क्या है, आंसर मुझे बताएं। जैसे ही मैंने कहा 2+2 तो आपके माइंड के सर्किट्स रेडी हो जाते हैं, और उनके रेडी होने की वजह से फ़ौरन आपके माइंड में ना इंस्ट्रक्शंस जो 2+2 है वो घूमने लग जाती है और उसका आंसर निकल आता है। ठीक है। जिस लम्हे आपका माइंड 2+2 का आंसर ढूंढ रहा था, खोज रहा था, उस लम्हे, उन लम्हात में वो जो प्रोसेसिंग हो रही है, उन लम्हात में आपके माइंड से जो जितना भी दूसरा डेटा है वो ज़रा साइड पे हो जाता है और सिर्फ 4 आंसर आपके माइंड में आ जाता है। ऐसा ही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप ना मुझे कोई स्टोरी सुना रहे हो किसी भी किस्म की, किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज शेयर कर रहे हो, एनीथिंग। एट द मोमेंट ऑफ शेयरिंग दैट स्टोरी आपका माइंड उस स्टोरी से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन अपने पास स्टोर करता है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में स्टोर हैं उनको वो उस टाइम इग्नोर कर रहा होता है आपका माइंड। तो बेसिकली कह सकते हैं कि आपकी मेन मेमोरी उस टाइम वर्क कर रही है क्योंकि उसको जो डेटा चाहिए है वो प्रोवाइड कर रहा होता है आपका माइंड करंटली। ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज़ें ओपन हुई होती है ना, जो या यू कैन से जितनी भी चीज़ें स्क्रीन पे आई होती हैं या बैक एंड पे रन हो रही होती हैं, वो सारी की सारी मेन मेमोरी में आ जाती हैं।
ओके जी, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो वो जो मूवी है वो आपके मेन मेमोरी में आ गई होगी कंप्यूटर के। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो गेम आ जाती है मेन मेमोरी में। अगर आप कोई दूसरा प्रोसेस क्यू में लगा हुआ है कंप्यूटर की, कतार में आया हुआ है उसके प्रोसेसर की, तो उस टाइम वो मेमोरी, मेन मेमोरी उन इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है। ओके जी, अब बात आती है कि जो मेन मेमोरी है वो उसकी भी आगे से दो टाइप्स हैं। ओके, पहले तो आप देखो कि ये मेन मेमोरी की ना जो डिवीजन है वो इस तरह हुई होती है। कंप्यूटर के अंदर कैसे समझ आ जाता है कंप्यूटर को कि कोई भी चीज़ मेन मेमोरी में कैसे स्टोर करनी है या मेमोरी में कैसे स्टोर करनी है। अगर आपको याद हो तो शुरुआत से हम लोग एक बात करते आते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है जिसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज, 0-1 वाली लैंग्वेज, ठीक है। और जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अंदर से इस तरह हुई होती है कि 1 zeros की फॉर्म में वो कोई भी चीज़ स्टोर कर सके। ओके, तो मेन मेमोरी के अंदर जो भी चीज़ें स्टोर होती है ना वो 1 0 की फॉर्म में होता है। कंप्यूटर को नहीं पता A B C ये चीज़ें क्या हैं, कंप्यूटर को भी नहीं पता 2 कैसे होता है, प्लस कैसे होता है, उसको सिर्फ 2 प्लस या A B इन सब चीज़ों के ना बाइनरी पता होते हैं, ठीक है। वो बाइनरी कैसे बनते हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एट द मोमेंट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर अपनी मेन मेमोरी में चीज़ों को बिट्स के सूरत में स्टोर करता है, ठीक है। और मेन मेमोरी बेसिकली ये लॉजिकली ऑर्गेनाइज हुई होती है 8 बिट्स के ग्रुप में। ओके जी, तो ये मेन मेमोरी की एक आप समझ लें उसको डीप डाउन एनालिसिस करने के लिए ये जो इमेज आपके सामने है। अब आगे चलते हैं कि मेन मेमोरी की टाइप्स कितनी हैं, ठीक है जी। तो मेन मेमोरी ना हमारे पास बेसिकली दो किस्म की है। पहली है रैम, आपने सुना होगा, दूसरी है रोम, इसका नाम भी आपने सुना होगा। जो रैम है ना, आप समझ लो वो कंप्यूटर का वर्किंग एरिया है। अगर आप अपने कंप्यूटर से रैम निकाल देते हो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। रैम होगी तो ही कंप्यूटर अपने अंदर करंट वर्किंग डेटा स्टोर कर पाएगा, वरना उसके पास कोई ऐसा मीडियम ही नहीं होगा जहाँ पे करंट वर्किंग डेटा हो। अब इसको ज़रा समझने के लिए आप देखें, आपको मैं कहता हूँ कि मुझे ना 2 का टेबल और 5 का टेबल और 7 का टेबल या और 9 का टेबल, ये 4-5 टेबल इकट्ठे सुनाओ। पहले आपने 2 का सुनाना है, फिर 2 1s are 2, फिर आपने जल्दी से स्विच कर देना है 5 के टेबल पे, फिर 7 के, फिर 9 पे। अब आप क्या करोगे, सुना तो दोगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके माइंड को ना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मेन मेमोरी में ना एक पैटर्न स्टोर है। 2 का टेबल का एक पैटर्न स्टोर है, 5 के टेबल का पैटर्न, 7 का और 9 का पैटर्न स्टोर है। आपको बार बार जब पैटर्न स्विच करने पड़ेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसी तरह कंप्यूटर की रैम होती है। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें कंप्यूटर में ओपन कर लेते हो, रैम के ऊपर लोड आता है और उस लोड की वजह से कभी कभी कंप्यूटर स्लो हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, जब आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि आपकी गेम स्लो चल रही है या कंप्यूटर स्लो हो जाता है ना, तो आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट्स मशवरा देते हैं कि अपनी रैम का साइज़ इंक्रीज करवा लो। अगर 4 GB की रैम लगी हुई है तो 8 की करवा लो, 8 की है तो 16 की करवा लो, 32 की करवा लो, एटसेट्रा। तो जितना रैम का साइज़ ज़्यादा होगा कंप्यूटर की मेमोराइजेशन पावर उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो एक ही वक्त में ज़्यादा काम करने की सलाहियत रख पाता है। ओके, सो ये है रैम का काम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेमोरी के पोर्शन है। आप कंप्यूटर में जल्दी से एक प्रोग्राम को मिनिमाइज करते हो, दूसरे को स्क्रीन पे पॉपअप कर लेते हो, फिर तीसरे को भी कर सकते हो, चौथे को। आप मल्टीटास्किंग कंप्यूटर में कैसे कर पाते हो, रैम की वजह से। रैम ही वो मीडियम होती है जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी स्विच कर पाते हो 1 से 4 मल्टी एप्लीकेशंस में, ठीक है। आप गूगल क्रोम ओपन किया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है, तो एकदम से स्विचिंग कैसे पॉसिबल है, रैम की वजह से, क्योंकि रैम ने इनका डेटा अपने पास स्टोर करके रखा होता है। ओके जी, तो रैम का बेसिकली ये काम है। नेक्स्ट अप हमने ये चीज़ देखना है कि CPU और रैम के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है। याद रखें, CPU और रैम आपस में दो ऑपरेशंस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। एक का नाम है रीड ऑपरेशन, दूसरे का नाम है राइट ऑपरेशन, ठीक है। इसका ये मतलब है, रीड का मतलब है कि CPU ने जब रैम से डेटा मंगवाना है
तो इस ऑपरेशन को हम कहेंगे रीड। इसी तरह सीपीयू ने जब रैम की तरफ कोई डेटा भेजना है, इस ऑपरेशन को हम कहेंगे राइट ऑपरेशन। ठीक है, सीपीयू कुछ लिख रहा है, कुछ भेज रहा है, तो वो राइट है। सीपीयू कुछ पढ़ रहा है, कुछ ले रहा है, तो फिर वो रीड ऑपरेशन है। इसको मैं इस तरह बताना चाहूँगा कि देखो आपने ना कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी 5+7, ठीक है, वो 5+7 कीबोर्ड से निकल के कंप्यूटर की रैम में आ जाता है। ठीक है, अब सीपीयू ने रैम से वो चीज़ उठानी है, पढ़ना है वहाँ से। ठीक है, रैम के कंटेंट्स को वहाँ से लोड करना है, अपने पास उठा के लेके आना है, तो सीपीयू वहाँ से रीड ऑपरेशन करेगा। मतलब सीपीयू जो प्रोसेस करेगा रैम के ऊपर, उसका नाम उस टाइम होगा रीड ऑपरेशन। सेम फिर 5+7 का जो आंसर निकलेगा, सीपीयू ने उसको बैक रैम को वापस करना है। तो सीपीयू से जब कंटेंट्स जा रहे हैं रैम पर, इस प्रोसेस को हम कहेंगे राइट ऑपरेशन। ओके जी, फिर रैम के बाद वो जो आंसर निकला हुआ 12, वो चला जाता है हमारे आउटपुट डिवाइस के पास, मतलब आपके जो है स्क्रीन है उसके पास चली जाती है। ठीक है, अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको ना एक फ्लो नज़र आएगा कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है। लेट्स सपोज आपके पास ना एक कोई गेम स्टोर है आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन में, तो वो बेसिकली जो गेम आपकी स्टोर है ना, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर है परमानेंटली। जब आप उस गेम को ओपन करने के लिए कमांड देते हो, डबल क्लिक करते हो या एनीथिंग, तो होता यह है कि हार्ड डिस्क से डेटा निकल के पहले रैम के पास जाता है, फिर जाता है कैश मेमोरी के पास, और फिर हमारे पास सीपीयू पे। अब ये जो फ्लो है डेटा का, ये इसी तरह बैकवर्ड भी आता है, वापस आते हैं वो कैश से, फिर रैम के पास डेटा, और फिर वहाँ से किसी आउटपुट डिवाइस पे सेंड हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हार्ड डिस्क है वो भी इन्वॉल्व है, और रैम भी इन्वॉल्व, और कैश मेमोरी भी इन्वॉल्व है। ये इतनी सारी मेमोरीज का क्या करता है सीपीयू? देखो, जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तब हमारे पास कोई ना कोई ऐसी मेमोरी होनी चाहिए जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करके रखें। क्योंकि जब हम दोबारा कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ये नहीं कहता तुमने तो मेरी मेमोरी के अंदर जो चीज़ें रखवाई थी वो लॉस हो गई हैं। तो उस केस में हार्ड डिस्क काम आती है। हार्ड डिस्क आपके डेटा को परमानेंट स्टोर करती है, जबकि रैम टेम्पोरेरी होती है। टेम्पोरेरी का मतलब ये है कि कुछ देर के लिए डेटा स्टोर करती है, और वो कुछ देर का मतलब होता है कि जब तक आपने कंप्यूटर ऑन रखा हुआ है, आपके कंप्यूटर की जो रैम है उसके अंदर डेटा रहेगा। उसके जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है, किसी भी वजह से आप जानबूझ के ऑफ करते हो या इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, तो रैम के अंदर से डेटा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो डेटा परमानेंट तौर पे उड़ नहीं जाएगा, आपके कंप्यूटर से डिलीट नहीं होगा। उस केस में वो वापस आपके पास हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। ओके जी, तो अब यहाँ पे आपको जो चीज़ें समझनी है वो ये है कि यहाँ पे कैश मेमोरी का क्या रोल हुआ। ओके, कैश मेमोरी जो है ना, सॉरी जी, पहले मुझे आपको रैम की टाइप समझानी है, फिर हमने आगे जाना है कैश मेमोरी की तरफ। ओके, अब हम बात करते हैं कि रैम की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, फिर हम कैश पे स्विच करेंगे। जो रैम है वो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रैम्स है। अब न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड रैम्स ही यूज़ होती हैं। ओल्ड टेक्नोलॉजी का नुकसान ये है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें स्टोर होती हैं ना, जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, वो सारी की सारी उनको रिफ्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है, उनको बार बार इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है कंप्यूटर से। ओके, और जो एस रैम है, मतलब रैम की दूसरी टाइप, पहली टाइप का नाम है डी रैम और दूसरी का नाम है एस रैम। इनके मुखफ़फ़ लिखे हुए हैं, स्टैंड्स फॉर वर्ड, वो सब कुछ लिखा हुआ आप देखना। जो डी रैम है ना, उसको बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट है वो वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी ना मिलने की वजह से लूज़ हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। लेकिन स्टैटिक रैम जो है, स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इस कमाल की टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई गई है कि आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं ना भी करो बार बार, तो भी उसके अंदर जो डेटा है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रहता है। ओके, इसके नाम से ही आपको समझ आ रही होगी, डायनामिक का मतलब होता है जो चीज़ चेंज हो जाए, जबकि स्टैटिक का मतलब होता है अपनी जगह पे खड़ी हुई चीज़ साकिन,
जो चीज़ ज़्यादा मूव ना करे, तो डायनामिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि एस रैम मतलब स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका डेटा स्टैटिक है, वो अपनी जगह पर स्टोर रहता है। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि एस रैम और डी रैम में से ज़्यादा फास्ट कौन सी है? ऑब्वियसली एस रैम ज़्यादा फास्ट है। क्यों? देखें, जिन लम्हात के दौरान डी रैम अपने आप को रिफ्रेश कर रही होती है, वो सीपीयू के साथ राब्ता नहीं बना सकती, ठीक है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी पूरी कर रही होती है। उस एनर्जी पूरी करने के पीरियड के दौरान सीपीयू को डेटा नहीं जा सकता। जबकि एस रैम को क्योंकि बार बार ज़रूरत ही नहीं पड़ती रिफ्रेश होने की, वो एक्टिव रहती है सीपीयू के साथ, तो सीपीयू जब भी डेटा मांगता है वो सीपीयू को प्रोवाइड कर देती है। फॉर दिस रीज़न एस रैम इज़ मोर फास्टर, और इसी वजह से एस रैम ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और उसको बेहतर टेक्नोलॉजी के तौर पर कंसीडर किया जाता है। ओके जी, फिर ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि कैश मेमोरी का भी कुछ रोल है। कंप्यूटर की ये भी एक मेमोरी है, याददाश्त है, इसे भी हमने समझना है। अच्छा, इसको पहली बात तो ये कि कैशे नहीं पढ़ना, माइट पॉसिबल कुछ स्टूडेंट इसको कैशे मेमोरी पढ़ें, ये कैशे नहीं है बिल्कुल भी, इसको कैश मेमोरी कहना है। इसका काम ज़रा समझें। पहले मैं इसको आपको समझाना चाहता हूँ कि इंसान के माइंड में या इंसान के पास वो कौन सी सुपर पावर होती है जिसको आप कैश मेमोरी कह सकते हो। आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी काम जो आप अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं ना, उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बनिस्बत उसी काम को जब आप एक्सपर्ट लेवल पे जाके करते हो फिर कम टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर जाते हो, ठीक है, लेट सपोज घर से आपने अब इधर आना है बैरियर टाउन कॉलेज में अपने, ओके, अगर जिस दिन आप फर्स्ट टाइम या पहले एक हफ्ते में ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा होगा पहुंचने में, ठीक है, जो बच्चे तो खुद आते हैं, अब दूसरी तीसरी बार या फिर दूसरे तीसरे हफ्ते में आपका माइंड खुद ब खुद उन रास्तों पर ट्रैवल करता हुआ आ रहा होगा। आपको इस चीज़ में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैंने अब लेफ़्ट मुड़ना है तो मैं लेफ़्ट मुड़ूँ या राइट मुड़ना है एटसेट्रा एटसेट्रा। आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके वहाँ पर मूव करता जा रहा होगा। ये ऐसा ही है जैसे आप कुछ खाना बनाना सीखते हो, तो फर्स्ट टाइम अगर करते हो तो आपको एक एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ये चीज़ अब डालनी है, इतनी हीट प्रोवाइड करनी है एटसेट्रा। लेकिन जब आप उस चीज़ को 10-12 बार बना लेते हो तो 15वीं बार या 13वीं बार आपका हाथ खुद ब खुद उन चीज़ों की तरफ जाता है और वो काम मुकम्मल करता है। बेसिकली आपके माइंड ने पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया हुआ है उस काम के लिए। सेम एज इट इज़ आपका कंप्यूटर और जो आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर भी कैश मेमोरी होती है। वो कैश मेमोरी क्या करती है, देखें, जब आप कोई एप्लीकेशन बिल्कुल फर्स्ट टाइम ओपन करते हो ना, लेट्स सपोज आपके पास इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम को बिल्कुल फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, मिली सेकेंड के डिफरेंस से ना वो ऐप थोड़ा लेट ओपन होगी बनिस्बत उस टाइम जब आप उस ऐप को 50 बार खोल चुके होते हो। आपका मोबाइल फ़ोन या आपका कंप्यूटर उन चीज़ों की जो है मेमोरी या उन चीज़ों की जो इंस्ट्रक्शंस है ना, वो अपने पास स्टोर करके रख लेता है जिन चीज़ों को आप बार बार खोलते हो अपने कंप्यूटर में। आपने देखा होगा जब आप ब्राउज़र की सर्च बार में कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हो जो आपने ऑलरेडी ओपन की है, तो आप उस वेबसाइट के नाम के आधे अल्फाज ही लिखते हो, तो वेबसाइट नीचे ब्राउज़र खुद ब खुद सजेशन देने लग जाता है। ये तो नहीं थी, ये कैसे ब्राउज़र को कैसे याद होता है, ये बेसिकली आपके ब्राउज़र की कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो कैश मेमोरी हमारे किस काम आती है? कैश मेमोरी हमारे कंप्यूटर को स्पीड देती है। कैसे? क्योंकि उसने पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया होता है, हमारे काम करने के पैटर्न को। ओके जी, तो कैश मेमोरी हमारी यहाँ पे मदद करती है। और कैश मेमोरी भी बेसिकली टेम्परेरी मेमोरी होती है, आप इसको भी इसके अंदर से भी डेटा को रिमूव कर सकते हो। ओके जी, और यहाँ पे ना कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं, सर कैश मेमोरी को क्लियर कर देने से, मोबाइल के मेमोरी से क्लियर कर देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, हाँ, ये होता है कि आपका मोबाइल जो है उसके अंदर जो पैटर्न होता है वो लूज़ हो जाता है, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोबारा उस पैटर्न को ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेते हो अपने एक्शंस से। ओके जी, फिर हमने यहाँ बात करनी है रैम की कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है खसूसियात। ओके जी,
रैम एक बड़ी स्पेशल मेमोरी है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि रैम ना वोलाटाइल है। अब वोलाटाइल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ख़त्म हो जाए। ओके, मिसाल के तौर पर जो आपका फ्यूल है, पेट्रोल, अगर आप उसको खुली हवा में रखोगे ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उड़ जाएगा, हवा में ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो टंकियाँ होती हैं वो सील होती हैं ताकि ऑक्सीजन अंदर ना आ पाए और फ्यूल रिएक्ट ना करे। तो फ्यूल को भी आप वोलाटाइल कह सकते हो। तो वर्ड वोलाटाइल का मतलब होगा कोई भी ऐसी चीज़ जो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ख़त्म हो जाए। रैम भी वोलाटाइल है। क्यों? वो क्या स्पेसिफिक कंडीशन है? वो ये है कि जब तक कंप्यूटर में डेटा रहेगा, जब तक कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक रैम के अंदर डेटा रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होगी, कट ऑफ होगी, रैम के अंदर से भी सारा डेटा ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसीलिए रैम को वोलाटाइल कहते हैं। दूसरी बात, रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। वो किस वजह से, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रैम के ऊपर सीपीयू दो ऑपरेशंस कर सकता है, एक रीड ऑपरेशन और एक राइट ऑपरेशन। दैट इज व्हाई रैम इज आल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। रैम को रैम क्यों कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका क्यों नाम पड़ा हुआ है? देखें, सीपीयू जो है ना वो किसी भी टाइम रैम में मौजूद कहीं से भी डेटा निकाल सकता है। ओके, अगर लेट सपोज 1 GB की रैम है ना, 1 GB रैम, इसका मतलब होगा कि उस रैम में ना तकरीबन मिलियंस, तकरीबन 90 मिलियन बाइट्स हैं। जीबी 90 मिलियन बाइट्स हैं। अब सीपीयू की मर्जी होगी जिस भी बाइट से 0 से लेके 90 मिलियन बाइट्स में से जिस मर्जी बाइट में से डेटा को निकाल सकता है रैंडम ऑर्डर में। सीपीयू को जब चाहिए होगा वहां से डेटा निकाल लेगा। तो इस रैंडम कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, मतलब कहीं से भी डेटा निकाल लेने की वजह से, बेतरतीबे बेढंगे तरीके से डेटा निकाल लेने की खासियत की वजह से रैम को रैम कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके जी, अब आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि रैम जो है वो वोलाटाइल है, मतलब ऐसी मेमोरी कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो डेटा है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो डेटा नहीं है। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कंप्यूटर की रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम रन होता है जो आपकी विंडोज़ को लोड करता है, आपकी विंडो को लोड करता है। जब आप अपना मोबाइल रीस्टार्ट करते हो तो ऊपर लिखा नज़र आता होगा आपके iOS का नाम, एंड्रॉयड आ सकता है, या जो आपके अगर एप्पल हैं तो उनका भी कोई iOS आ सकता है, एटसेट्रा। कहाँ से आती हैं ये चीज़ें? ये चीज़ें स्टोर होती हैं आपके कंप्यूटर की रोम में। ओके, रीड ओनली मेमोरी में। अब इसका नाम रोम इसलिए है क्योंकि ये ना प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मैन्युफैक्चरर आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके देता है आपको। ओके, आप एंड्रॉयड तो नहीं इंस्टॉल करवाते अपने मोबाइल फ़ोन में, iOS नहीं इंस्टॉल करवाते, ये आपको कंपनी ही पीछे से इंस्टॉल करके देती है मोबाइल फ़ोन। आप अपने कंप्यूटर में जो विंडोज़ इंस्टॉल करते हो वो बेसिकली आपके रोम में जाके इंस्टॉल हो जाती है। फिर जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो रोम ऑटोमेटिकली विंडोज़ की इंस्ट्रक्शंस को लोड करता है, मतलब आपके कंप्यूटर को ऑन करने में मदद देता है। जितनी भी डिवाइसेस है ना आपके गिर्द, जैसे एक माइक्रोवेव ओवन है या डिजिटल वॉशिंग मशीन है, एटसेट्रा, इन सब के अंदर रोम चिप्स होती हैं। ठीक है, चिप्स खाने वाली चिप्स नहीं है, ये वो सेमीकंडक्टर वाली चिप्स हैं। इन चिप्स के अंदर ये चिप्स बेसिकली रोम चिप्स कहलाती हैं। ओके, इनके अंदर जब एक दफ़ा डेटा स्टोर कर देता है मैन्युफैक्चरर तो वो डेटा लॉन्ग टर्म स्टोर रहता है, आप उस डेटा को ख़त्म नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो उनके अंदर वो डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। ओके जी, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जब हमारे पास नेक्स्ट टाइम हमने रोम के अंदर से डेटा, अपनी मर्जी का डेटा लिखना है या अपनी मर्जी का कोई सॉफ्टवेयर रोम के अंदर स्टोर करवाना है, फिर हमारे पास ये डिफरेंट रोम की टाइप्स हैं। पी रोम है, ई पी रोम है और ई पी रोम है। ओके, पी रोम के नाम से आपको समझ आ रहा होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके जी, हम बात कर रहे थे पी रोम की। पी रोम शुरुआत में हमें खाली मिलती है, हम अपनी मर्जी से इसके ऊपर डेटा राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कोई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है और हमने ना एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्रिएट करनी है, तो आप पी रोम की चिप जो है वो परचेज करोगे
वो आपको शुरुआत में खाली मिलती है, मैन्युफैक्चरर उसके ऊपर कुछ नहीं आपको लिख के देता, ठीक है ना। जिस तरह नॉर्मली आपके मोबाइल फ़ोन में और जो कंप्यूटर की रोम चिप्स होती हैं उसके ऊपर तो डेटा लिखा होता है ना, उसके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोग्राम होते हैं, बट यहाँ पे कोई प्रोग्राम आपको नहीं मिलता। ओके, देन वी आर हैविंग EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी जो PROM है ना, उसके ऊपर जब आप एक दफ़ा अपनी मर्जी से कोई भी डेटा लिख देते हो ना, फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, EPROM में जो भी डेटा आपने एक दफ़ा लिखा, आप उसको मिटाकर दोबारा कोई नई चीज़ भी राइट कर सकते हो। ओके, लेकिन इस चीज़ की एक लिमिट होती है, आप पूरी ज़िंदगी उसी EPROM को यूज़ करके वो काम नहीं करवा सकते। ओके जी। फिर हमारे पास है EEPROM। ये ऐसी रोम की टाइप है जिसके जो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है, जो क्योंकि EEPROM पर जो डेटा हम इरेज करते हैं ना, उसके लिए हमें अल्ट्रा वायलेट रेज की ज़रूरत पड़ती है, बट अल्ट्रा वायलेट रेज हर एक इंसान की एक्सेस में नहीं होती। तो हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को परचेज करके लोग अपने प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर उसके ऊपर लिख देते हैं, मतलब उसके ऊपर उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं और फिर उसको किसी डिवाइस के साथ लगाकर अपने काम मुकम्मल करते हैं। ओके जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।